श्वसन में जब हम वायु को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, तो हम श्वसन के अंदर जब भी वायु को अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, हमारे फेफड़ों के पास क्या है, कुछ वायु शेष बची रहती हैं, जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन। जब भी हम श्वास अंदर लेंगे बाहर छोड़ेंगे तो कुछ मात्रा के अंदर ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर हमेशा अवशिष्ट आयतन के रूप में रहती है। जो क्या कार्य करती है, जो हमारे किस में सहायता करती है, ये जब भी हम ऑक्सीजन का अवशोषण व CO2 को मोचन करते हैं तब हमें पर्याप्त समय मिल जाए, उसमें हमें क्या करती हैं, सहायता करती हैं। अब आइए हम देखते हैं श्वासोच्छ्वास, या हम इसको बोले ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं, श्वास क्या लेते हैं, अंदर, तो अंदर लेने श्वास को बोलते हैं निश्वसन। क्या बोलते हैं, निश्वसन। जब भी हम श्वास को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं निःश्वसन। केवल 2 बिंदियां लगानी है नी के पास। इंग्लिश में समस्या नहीं है, हिंदी में ये याद रखना पड़ता है। हिंदी में जब हम श्वास अंदर लेते हैं तब इसको बोलते हैं निःश्वसन एक साथ में, और जब भी हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ 2 बिंदी लग जाती है, इसको बोलते हैं निःश्वसन। तो हम जब श्वास अंदर लेंगे तो क्या क्या चीज़ें लेंगे, श्वास के अंदर कौन कौन सी गैसें हमारे शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर आएगी। तो वातावरण में जो भी गैसें होगी वही क्या आएगी, हमारे फेफड़ों के अंदर आएगी। तो वातावरण में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो वो गैसें हम क्या लेते हैं, श्वास के द्वारा अंदर लेते हैं। अब हम निःश्वसन के द्वारा जो श्वास बाहर छोड़ते हैं उसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो उसमें होती है नाइट्रोजन 78% समान होती है, इसका हमने कोई उपयोग नहीं किया है। लेकिन ऑक्सीजन में फर्क होता है, ऑक्सीजन क्या होती है 17% होती है, तब हम ली तब कितनी थी 21%। मतलब ये हम कम मात्रा में छोड़ते हैं, लेते हम अधिक मात्रा के अंदर हैं। लेकिन हम CO2 अंदर ली तब कितनी थी 0.03%, लेकिन हमने बाहर छोड़ी तो कितनी थी 4%। कुल मिला के हमने किसको ज़्यादा छोड़ा, CO2 को ज़्यादा छोड़ा। अब देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये फेफड़े होता है, इस फेफड़े के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा या सुरक्षित करने में सहायता करती है। और श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर छोड़ना, ये हमारा कार्य तो क्या फेफड़े करते ही है श्वास, लेकिन इस फेफड़ों के अंदर ये हेल्प करने का, सहायता करने का मुख्य कार्य हमारा कौन करता है, डायाफ्राम करता है। क्या कौन करता है, डायाफ्राम। 70% तक श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ने तक सहयोग किसका रहता है, डायाफ्राम का। देखो जैसे ही डायाफ्राम सिकुड़ता है, डायाफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है, मतलब डायाफ्राम कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे आती है फेफड़ों क्या है, इसको जगह मिल जाती है और फेफड़े क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। फैलती जगह मिलने से वायु बाहर से कहाँ आ गई, इस फेफड़ों के अंदर आ गई और हमारा वक्ष क्या हो गई, फैल गई। जैसे ही श्वास को क्या निकालना है, बाहर निकालना है, बाहर निकाल दिया डायफ्राम क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा और फैल जाएगा। जिससे फेफड़ों के ऊपर दाब लगेगा तो फेफड़ों से वायु कहाँ निकल जाएगी, बाहर। अब क्या है, जंतुओं का जैसे जैसे आकार बढ़ता है, जंतुओं का जैसे जैसे क्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है, तो विसरण के द्वारा शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाना क्या होता है, कठिन होता है। जैसे जैसे जंतुओं का आकार बढ़ेगा तो उस ऑक्सीजन को विसरण के द्वारा सभी अंगों तक पहुंचाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो फिर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, जो हीमोग्लोबिन वर्णक की ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, बंधुता अधिक होती है। तो वो वर्णक क्या करेगा, ऑक्सीजनों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ये हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है, ये हमारे रक्त के अंदर RBC सेल उसके अंदर पाया जाता है। तो इस ऑक्सीजन का परिवहन तो कौन कर लेगा, हमारा हीमोग्लोबिन कर लेगा। लेकिन ये CO2 है, CO2 क्या है, ये जल के अंदर विलय होता है या विलय घुलित अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका परिवहन विलय अवस्था में या घुलित अवस्था के अंदर होता है। जो अभी कोरोना चला था, इस कोरोना का ज़्यादातर इफेक्ट कहाँ पड़ता था, फेफड़ों के अंदर ही पड़ता था। और ये फेफड़ों की श्वसन इकाइयाँ होती नहीं, इसके अंदर क्या है, ये जाम कर देते। फिर हम श्वास लेने की कोशिश करते थे तो हमारे श्वास बिल्कुल नहीं आती नहीं थी, तो जिसके कारण हम क्या हो जाते, मर जाते थे। तो ये कोरोना भी हमारा इफेक्ट कहाँ करता था, फेफड़ों के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं कि श्वसन, श्वसन क्या है, श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक श्वसन आंतरिक श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन होता है। आंतरिक श्वसन जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, बाह्य श्वसन जो हमारे फेफड़ों के अंदर होता है। तो हम जब भी वातावरण से वायु को या ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में लेते हैं और फेफड़ों से बाहर छोड़ते, फेफड़ों में लेना और फेफड़ों में छोड़ना, ये कैसा श्वसन कहलाता है, बाह्य श्वसन। जब भी फेफड़ों के द्वारा जो भी वायु होती है कुपिकाओं में जाती है, कुपिकाओं से हमारी ब्लड
वो ब्लड होता है वह ऑक्सीजन को लेके और सेल्स तक पहुंचाता है और सेल्स उस ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाती हैं, ऊर्जा बनाती हैं। तो सेल्स के पास ऑक्सीजन को लेना और CO2 को ब्लड को देना, ये इस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं आंतरिक श्वसन। जैसे देखो आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि ये हमारी कोशिका है और ये हमारे पास से क्या निकलती है, एक निकलती है जो भी धमनी होती है जो शुद्ध ब्लड लेके आती है, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है ज़्यादा और इधर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है कम। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से कहाँ जाएगी, इधर, ठीक है ना। और यहाँ क्या होती है CO2 होती है ज़्यादा और यहाँ CO2 क्या होती है कम। तो CO2 कहाँ चली जाएगी, इस साइड में। तो ये इस प्रकार के इसको श्वसन को बोलते हैं आंतरिक श्वसन। तो कोशिका के अंदर गैसों का विनिमय हो रहा है, इसको बोलते हैं हम आंतरिक श्वसन। अब देखो एपिग्लोटिक्स ढक्कन है जो हमारे कहाँ पाया जाता है, इधर ग्रसनी और ये ग्रसनी के नीचे आते हैं ग्रासनाल और इधर से क्या निकलती है श्वास नली। तो इन स्थान पर क्या पाया जाता है एपिग्लोटिक्स ढक्कन, जो इस बात को निर्धारित करता है कि आने वाला अगर वायु है श्वास है तो उसको श्वास नली में भेजना है, अगर आने वाली चीज ग्रसनी से आने वाली चीज क्या है, अगर भोजन है तो उसको कहाँ भेजना है, ग्रासनाल के अंदर भेजना है। तो जैसे ही हम अगर भोजन खा रहे हैं तो इस एपिग्लोटिक्स को ये पता लग जाएगा कि हम भोजन आ रहा है, तो ये एपिग्लोटिक्स ढक्कन इस श्वास नली के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम क्या ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं इसका मतलब श्वास कहाँ जानी चाहिए, श्वास नली के अंदर जानी चाहिए। इसलिए इस एपिग्लोटिस का ढक्कन इस ग्रासनाल के ऊपर आ जाएगा और सांस कहाँ चली जाएगी, फेफड़ों में। अब हिचकी आती है, ये हिचकी तो कभी कभार क्या होता है हम खाना खाते वक्त सोचने लग जाते हैं या कहीं और खो जाते हैं, तब हमारे एपिग्लोटिक्स को एपिग्लोटिक्स को नियंत्रित कौन करता है, हमारा मस्तिष्क एपिग्लोटिक्स को कौन करता है, नियंत्रित करता है। अगर हम मस्तिष्क को कहीं और खो जाएगा तो इस एपिग्लोटिक्स को कोई संकेत नहीं मिलने के कारण ये कन्फ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से गलती से भोजन कहाँ चला जाएगा, श्वास नली में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या आती है, हिचकी आती है। क्योंकि ये श्वास नली में जैसे ही भोजन आएगा श्वास नली वापस उस भोजन को क्या फेंकेगी, बाहर। अब हम श्वसन दर की बात करें तो मनुष्य सिंपली अगर कार्य कर रहा है, सिंपली नॉर्मल मनुष्य जगह हुआ मनुष्य 1 मिनट में 16 बार श्वसन करता है। वैसे ही अगर सोया मनुष्य 1 मिनट में 12 बार श्वसन करता है तो उसको कार्य नहीं करना पड़ रहा है, सोए हुए आदमी को कम कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए उसकी श्वसन दर क्या है, कम है, और जगह हुए की श्वसन दर क्या है, ज़्यादा है। वहीं बच्चों में श्वसन दर कितनी होती है, 25 से 26 बार श्वसन होती है, क्योंकि बच्चों के फेफड़े क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। तो हम बात करें कि हमारे फेफड़े एक बार में अपने फेफड़ों के अंदर कितनी वायु भर सकता है या कितनी सांस ले सकता है, तो मनुष्य अपने शरीर के अंदर एक बार में फेफड़ों के अंदर 500 ml श्वास ले सकता है। अगर हम टोटल बात करें हमारे लंग्स हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी श्वास ले सकते हैं, तो मनुष्य अपने फेफड़ों के अंदर 6000 ml तक वायु अपने अंदर ले सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। कुछ और जानकारी देख लेते हैं कि धूम्रपान जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो हमारी श्वास नली है, ये श्वास नली इसके ऊपरी हिस्से में, इस श्वास नली के ऊपरी हिस्से में क्या होती है, बाल जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। बाल जैसी छोटी छोटी इस श्वास नली के ऊपरी हिस्से में क्या होती है, संरचनाएं होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ये संरचनाएं क्या करती हैं कि जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमारे वायु में जो भी हानिकारक रोगाणु हैं या अन्य प्रकार के जो भी पदार्थ हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है, उसको रोकने का कार्य करते हैं। अगर हम धूम्रपान करेंगे तो ये सीलिया जैसी संरचनाएं, बाल जैसी संरचनाएं जो हमारे वायु को शुद्ध करने का कार्य करती हैं, तो वह वायु धूम्रपान करने से वो सीलिया क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये सीलिया नष्ट हो जाएगी, हमारी वायु के अंदर बहुत सारे रोगाणु या अन्य कोई भी कण है वो सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, फेफड़ों के अंदर पहुँच जाएंगे। और फेफड़ों में क्या पहुँच जाएंगे, तो वहाँ फेफड़ों पहुँचने पर हमारे को संक्रमण, खांसी और कैंसर जैसे रोग फैलाने का कार्य करेंगे। एक और बात सुनो, जिसमें ये हमारी कुप्पिकाएँ होती है ना, कुप्पिका का आकृति इस प्रकार की होती है। तो इस कुप्पिका को अगर मैं फैला दूँ, इस कुप्पिका को क्या करूँ मैं फैला दूँ, तो सारी कुप्पिका, दोनों फेफड़े, इन सारी कुप्पिकाओं को अगर मैं फैला दूँ तो इन फैलाने पर उस टोटल क्षेत्रफल बनेगा 80 वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर। तो हमारे दोनों फेफड़ों की सारी कुप्पिका को अगर खोल के पूरे से फैला दिया जाए तो वह टोटल 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को कवर करेगी। यदि हम बात करें ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की गति किसके द्वारा हो, विसरण के द्वारा हो। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की गति, ऑक्सीजन को ले जाने का और लाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, जो हमारे ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन यदि ऑक्सीजन की गति किसके द्वारा हो, विसरण के द्वारा हो,
तो क्या हो कि हमारे फुफ्फुस से एक ऑक्सीजन के अणु को हमारे पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में विसरण के द्वारा कितना समय लग जाएगा? 3 वर्ष का समय लग जाएगा। तो सोचो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, आज हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता? तो हीमोग्लोबिन होने के हमारे को फायदा है कि वो फटाफट ऑक्सीजन के अणुओं को हमारी सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। एक बार सभी ध्यान दीजिएगा कि हमारे श्वसन तंत्र में किस प्रकार श्वास नासा द्वार से और फेफड़ों और कुपिकाओं और सेल्स तक माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। तो नासा द्वार के द्वारा हम श्वास लेते हैं, नासा द्वार के द्वारा लेते हैं तो कहाँ जाता है? नासा द्वार से श्वास जाती है हमारी कहाँ? कंठ में, कंठ से जाती है श्वास नली में, श्वास नली से जाती है हमारी कहाँ पर? श्वसनी में, श्वसनी से जाती है श्वसनिका में, और श्वसनिका से जाती है कुपिका के पास, और कुपिकाओं के बाद हमारी आगे श्वास कहाँ जाती है? ऑक्सीजन ब्लड के पास, और ब्लड हमारी सेल्स को आगे भेज देता है कोशिका के पास, और कोशिका के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास पहुँच जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये हमारे यहाँ पर श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी चैप्टर खत्म होता है। आगे हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। और आज के लिए धन्यवाद। मेरे सभी दोस्तों से निवेदन रहेगा कि अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बहुत जय हिंद।